हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में कुछ फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे लास्ट लेक्चर में, वो थे हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग, इसके लीगल प्रोविजंस, हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल में डिफरेंस और कुछ बेसिक टर्म्स। इनमें से हम हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग और लीगल प्रोविजंस लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल के बीच में डिफरेंस और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल्स के बारे में जानते हैं। हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल दोनों में ही जब आप गुड्स या एसेट परचेज करते हो तो आप कैश प्राइस कभी भी पे नहीं करते हो। आप या तो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो या वन टाइम पेमेंट करते हो, लेकिन बाद में पेमेंट करते हो। तो क्या हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल सेम चीज़ है, सेम बात है दोनों, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है? तो हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल में काफ़ी डिफरेंस है और वही डिफरेंस अभी हम देखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले है एक्ट। हायर परचेज सिस्टम को जो एक्ट रूल करता है वो है आपका हायर परचेज एक्ट 1972, और क्रेडिट सेल को जो एक्ट रूल करता है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो क्रेडिट सेल के ऊपर जैसे आपका नॉर्मल सेल जो होती है उसके ऊपर जो भी आपके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उसी एक्ट के अंदर होते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखो, दोनों के एक्ट अलग अलग हैं। दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको कहूँ, जो मैंने शुरुआत से ही आपको बोला हुआ है कि हायर परचेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ओनरशिप जो होती है वो कभी भी बायर के पास तुरंत नहीं जाती है। जब तक कि बायर अपनी पेमेंट की फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दे देता तब तक उसके पास ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने क्रेडिट सेल की वैसे ही आपका ओनरशिप जो है वो बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, हायर परचेज और क्रेडिट सेल के बीच में। जैसे ही आपने उस सेल करी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपका, वैसे ही ओनरशिप चली गई आपके बायर के पास। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है? हायर परचेज सिस्टम सिर्फ एक अग्रीमेंट होता है सेल के लिए, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में जैसे आप हायर परचेज सिस्टम के अंडर जो है गुड्स को लेते हो, सो तुरंत ही आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। वो सिर्फ एक अग्रीमेंट होता है कि जब आप पेमेंट कर दोगे फाइनल इंस्टॉलमेंट की तब आपको गुड्स सेल कर दी जाएंगे, मतलब तब ओनरशिप जो है आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट सेल जो होती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही आपने गुड्स खरीदे हैं, चाहे उधार पे खरीदे हो, उसका मालिकाना हक आपके पास चला जाता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। जैसे आप किराने की दुकान पे जाते हो, उधार में कोई सामान खरीदते हो, आपने सामान ले लिया, वो सामान आपका हो गया, उसका पोजीशन भी आपके पास है और उसका ओनरशिप भी आपके पास है। तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ पेमेंट कैसे करेंगे आप? तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमें पता है पेमेंट हमेशा इंस्टॉलमेंट में होती है। ओके, सो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप पेमेंट करते हो, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करते हो, गुड्स की ओनरशिप आपकी। लेकिन क्रेडिट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रेडिट सेल के अंदर आप, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है या आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेलर और बायर के बीच में, जिन भी टर्म्स के ऊपर आपने अग्री किया है उसमें क्या आपने इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात करी है या फिर आपने वन टाइम पेमेंट की बात करी है जो आप बाद में किसी दूसरी डेट के ऊपर दोगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके टर्म्स के ऊपर। नाउ रीपोजेशन की क्या सिचुएशन है दोनों केसेस में? रीपोजेशन का मतलब, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इसका मतलब होता है कि अगर सेलर बायर से गुड्स को वापस पोजेस कर लेता, मतलब वापस उसका पोजेशन ले लेता है, उसे हम कहते हैं रीपोजेशन। नाउ हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर जो आपका वेंडर है उसके पास ये पूरा राइट होता है कि वो हायर परचेजर से गुड्स को की जो है रीपोजेशन ले ले, उसकी पोजेशन को ले ले। अगर हायर परचेजर अपनी पेमेंट के अंदर इनफैक्ट एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो हायर वेंडर उससे जो है गुड्स की पोजेशन को वापस ले सकता है, उसका रीपोजेस कर सकता है। ना सिर्फ वो गुड्स को वापस ले सकता है, बल्कि अभी तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी गई हैं उनको भी वो रिटेन करके रख सकता है। और इसके अलावा अगर कोई एरियर है इंस्टॉलमेंट का, उस एरियर को भी वो रिकवर कर सकता है हायर परचेजर से, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आप मान लीजिए आपने 6 इंस्टॉलमेंट की आपके बीच में डिस्कशन हुआ है और आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, ठीक है। हर महीने मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो फर्स्ट मंथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड मंथ में सेकंड दे दी, थर्ड मंथ में आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दी, फोर्थ मंथ आया आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी और फिर फिफ्थ मंथ आ गया,
ओके। ना 5th मंथ में आपका जो हायर वेंडर है उसने क्या किया, गुड्स की पोजेशन वापस ले ली। अब सबसे पहली बात तो गुड्स उसके पास आ गए। दूसरी बात, ये जो 3 इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ने पे की थी, ये हायर वेंडर रखेगा, क्योंकि 3 महीने हायर परचेजर ने गुड्स को यूज़ किया है, तो उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट एक तरह से पेमेंट है। अब जो ये 4th मंथ है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई है, ये एक तरह से एरियर है पेमेंट का। सो ये एरियर भी आपको जो हायर परचेजर है उसको पे करना पड़ेगा हायर वेंडर को, क्योंकि 4th मंथ में हायर परचेजर ने गुड्स को या एसेट को यूज़ किया था। अगर उसने यूज़ किया था तो फिर उसकी पेमेंट भी उसे देनी पड़ेगी। लेकिन क्रेडिट सेल के अंदर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। आप अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो उसमें आप गुड्स की पोजेशन वापस नहीं ले सकते, क्योंकि गुड्स का मालिकाना हक आपने उस सेल के साथ ही ट्रांसफ़र कर दिया था। तो जैसे क्रेडिट सेल हुई है, गुड्स का मालिक अब वो बन गया, बायर बन गया, आप नहीं हो उसकी मालिक। आप क्या कर सकते हो, आपका हक सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अमाउंट आपकी पेमेंट की बच रही है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। भाई मान लीजिए अगले महीने की बात हुई थी कि 1 महीने में उसकी पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, उसने पेमेंट नहीं करी, 5 महीने बीत गए, तो ये जो 5 महीने बीते हैं इसका विद इंटरेस्ट वो अमाउंट और 5 महीने का इंटरेस्ट के साथ बायर जो है उस सेलर को देगा। लेकिन गुड्स की पोजेशन सेलर वापस नहीं ले सकता। नाउ अगर लॉस हो जाता है गुड्स का, अगर गुड्स को मान लीजिए आपके कस्टडी में गुड्स हैं, आपकी पोजेशन में गुड्स हैं और उनका कुछ नुकसान हो जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, उसकी कौन भरपाई करेगा। सो जहाँ तक बात है हायर परचेज सिस्टम की, अगर हायर परचेजर अपनी तरफ से गुड्स को बिल बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर वो ध्यान रख रहा है, और फिर भी जो है गुड्स में कुछ लॉस हो जाता है किसी तरीके का, तो उसके लिए हायर परचेजर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमेशा हायर वेंडर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो गुड्स की ओनरशिप है वो हायर वेंडर के पास है, तो ओनर वेंडर है। जैसे कि हमने देखा था वेंडर में और हायर परचेजर में बेलर बेली का रिलेशनशिप होती है। सो बेली जो होता है वो अपने पास गुड्स की पोजेशन रखता है, लेकिन उसका काम ये होता है कि गुड्स को ध्यान से रखना, संभाल के रखना। फिर भी अगर कोई लॉस हो जाता है और उसकी कोई गलती नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हायर वेंडर होता है, ओनर होता है। लेकिन जहाँ तक बात है क्रेडिट सेल की, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है, तो बायर ही हर किसी तरीके के लॉस के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे उसने अच्छे से ध्यान रखा या उसकी अपनी कोई लापरवाही है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या आप इन गुड्स को जो आपने क्रेडिट पे या फिर हायर परचेज पे आपने अपने पास रखे हैं, खरीदे हैं, उनको क्या आप सेल कर सकते हो या उनको प्लेज कर सकते हो। जहाँ तक क्रेडिट सेल की बात है, बायर के पास सारे राइट्स हैं, वो चाहे उनको बेचे, चाहे उनको कहीं गिरवी रखे, बायर की मर्जी है, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या है, क्योंकि हायर परचेजर अभी तक उसका ओनर नहीं बना है, तो इसीलिए वो गुड्स को ना ही तो रीसेल कर सकता है और ना ही उनको कहीं पे प्लेज कर सकता है, जब तक कि वो सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता और गुड्स की ओनरशिप हायर परचेजर के पास ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। तब तक हायर परचेजर और हायर वेंडर में बेलर बेली का रिलेशन ही रहता है, और बेली कभी भी गुड्स को सेल या कहीं और प्लेज नहीं कर सकता। नाउ अब आती है बारी टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन की क्या कंडीशंस है। हायर परचेजर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, ओके, उसकी मर्जी है। अगर उसको मान लीजिए उसने 3 महीने के लिए गुड्स को इस्तेमाल किया और 3 महीने की इंस्टॉलमेंट उसने दे दी, चौथे महीने के शुरू होने पर ही, मतलब चौथा महीना आपका गुजरना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी भी आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। उससे पहले ही आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, गुड्स को वापस वेंडर को पहुंचा दिया। तो हायर परचेजर जो होता है वो इस तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त पे, अग्रीमेंट है बेसिकली, अग्रीमेंट को किसी भी वक्त पे कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। बट अभी तक उसने जो पैसा पे किया है वो पैसा उसे नहीं मिलेगा वापस। मान लीजिए इस केस में आपने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट दे दी थी, तो आपने 3 महीने के लिए उन गुड्स को यूज़ किया है, उस एसेट को यूज़ किया है, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस अग्रीमेंट को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकते हो फाइनल इंस्टॉलमेंट देने से पहले। जहाँ तक बात है क्रेडिट सेल की, तो बायर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। एक बार आपने खरीद लिया, गुड्स आपके पास आ गए, ठीक, आप बाउंड हो उसका प्राइस पे करने के लिए, तो ये तो आपको प्राइस पे करना ही पड़ेगा, ओनरशिप अब आपकी हो चुकी है।
सो ये कुछ डिफरेंस थे हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल के बीच में। तो हमने देखा कि हालांकि हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल दोनों में ही आप कैश पेमेंट शुरुआत में ही कैश में कुछ बाई नहीं कर रहे हो, और दोनों में ही आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, लेकिन फिर भी हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो आपको यूज़ करनी है हायर परचेज सिस्टम में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस, कौन सा प्राइस? कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस की बात करेंगे हम। कैश प्राइस क्या होता है? आप कभी भी कोई गुड्स खरीदते हो, उसके लिए आप जो भी कैश में पैसा देते हो, जो भी कैश में चुकाते हो प्राइस उसका, उसे हम कहते हैं कैश प्राइस। सो जो भी आप लंप सम पेमेंट करते हो किसी भी गुड्स के लिए कैश के अंदर, उसे हम बोलते हैं उसका कैश प्राइस। ओके, पैसा देके आपने गुड्स को खरीदा। इसके अंदर इंटरेस्ट की कोई अमाउंट शामिल नहीं होती। जितना भी उसका प्राइस होता है गुड्स का, MRP कह सकते हैं आप, वो ही होता है कैश प्राइस। नाउ हायर परचेज प्राइस क्या होता है? हायर परचेज प्राइस जैसे कि हमने देखा था, जिस प्राइस पे आपको हायर परचेज पे कोई एसेट या कोई गुड्स आपको मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उस प्राइस को हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हायर परचेज प्राइस के अंदर एक इंटरेस्ट का फैक्टर इंक्लूडेड होता है। तो हायर परचेज प्राइस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। नाउ इंटरेस्ट क्यों ऐड किया है, ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्सन है जिसने भी आपको सेल किया है, जो हायर वेंडर है, उसने एक तो आपको गुड्स दिए, ऊपर से उसको पैसा नहीं मिल रहा, आप उसके गुड्स को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए में गुड्स दिए हैं, 1 लाख रुपए का उनका कैश प्राइस था। लेट्स से मैंने आपको गुड्स दे दिए आज की डेट में, मान लीजिए आज है 1 अप्रैल। ठीक है, अब आपने उसको आगे, हमारी 10 इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि ये जो 1 लाख का कैश प्राइस है ना, हम समझ लेते हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हम। अब ये जो 1 लाख का कैश प्राइस है, आप क्या करोगे? गुड्स आपके पास चले गए, पैसा आपने दिया नहीं मुझे, गुड्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस पैसे के ऊपर मेरा हक है, वो जो कैश प्राइस है वो भी आप रख रहे हो। आप मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी मान लीजिए 10,000 रुपये की हो गई, आपने 10,000 दे दिए। मेरे 90,000 अभी भी आपके पास रखे हुए। एक तो मेरे गुड्स आपके पास है, ऊपर से मेरे 90,000 रुपये भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ये 90,000 मेरे हैं, मेरा कैश प्राइस है जो मैंने आपको गुड्स सेल की है। ठीक है, यही 90,000 अगर आप मुझे शुरुआत में दे देते तो इन्हें मैं इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकती थी। ओके, अब दूसरी चीज़, आप मुझे 10-10 हज़ार रुपये करके ऐसे इंस्टॉलमेंट दोगे, तो यहाँ पर 10वीं इंस्टॉलमेंट में मेरा 1 लाख रुपया पूरा होगा। 10 महीने बाद मुझे वो 1 लाख रुपये मिलेगा जो मुझे आज मिल रहा था। मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बताया था कि आज का 1 रुपया 1 साल बाद के 1 रुपये से ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि 1 साल बाद उस 1 रुपये की कीमत घट जाती है इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से। सो क्या होगा, आप मुझे 10 महीने बाद 1 लाख दोगे, आज के टाइम पे अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊँ तो इसकी वैल्यू आज के दिन पे जो 1 लाख रुपये है ना, उससे बहुत कम है। यानी मेरे गुड्स भी आपने इस्तेमाल करे जिसका प्राइस 1 लाख था, और ऊपर से उन गुड्स के लिए मुझे कम प्राइस पे करा। एक तरह से भले ही 1 लाख रुपए दी हो, लेकिन ये कम प्राइस है, क्योंकि 10 महीने बाद हो सकता है इन्हीं गुड्स की, इसी एसेट की वैल्यू जो है बढ़ गई होती। और वैसे भी ये जो पैसा आपके पास मेरा अभी भी अटका हुआ है, तीसरे महीने में मेरा आपके पास 80,000 रुपये रहेगा, चौथे महीने में आपके पास मेरा 70,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कमा सकती थी। इसीलिए हायर परचेज के अंदर क्या करता है, हायर वेंडर जो है उसके अंदर कैश प्राइस के अंदर वो जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करके फिर जो प्राइस बनता है उस प्राइस को आपको चार्ज करता है। तो इसे हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। नाउ आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। नाउ इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है? हायर परचेज प्राइस पे जिस पे भी आपने परचेज किया है तो पैसा आप देते हो, मंथ्स आपके डिसाइडेड होते हैं, ईयरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, जिसमें आप जो भी आपने डिसाइड किया आपस में वो पैसा आप जो है वेंडर को चुकाते हो। अब इंस्टॉलमेंट जो होती है, जैसे कि हमने पीछे ही देखा कि आपका जो भी हायर परचेज प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल होती है, राइट। सो अगर हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी परचेजर के
थ्रू, उन इंस्टॉलमेंट्स में भी कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल होगी। जैसे मैं अगर लास्ट इसकी ही बात करूं तो 10-10 हज़ार तो कैश प्राइस के हिसाब से था, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर लेट्स से 10% इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड किया गया है। ओके, 10,000 रुपये इसके अंदर और ऐड किए गए हैं, तो ये 1,10,000 प्राइस हो गया इसका, हायर परचेज प्राइस। तो अब जो इंस्टॉलमेंट मिलेंगी वो 10-10 हज़ार की थोड़ी मिलेंगी, अब तो वो इसके हिसाब से मिलेंगी, राइट। अब वो इंस्टॉलमेंट मिलेंगी 11-11 हज़ार की, यानी हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 1,000 रुपये इंटरेस्ट की शामिल है। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, अगर आपके इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है तो क्या होगा, आप आसानी से समझ सकते हो कि क्या इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है या नहीं है। अगर आपका जो भी हायर परचेज प्राइस है, अगर आपने उसके बदले में जो भी डाउन पेमेंट कर रखी है, शुरुआत में डाउन पेमेंट करते हैं हम, और जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, अगर इन दोनों का टोटल आपके कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट की अमाउंट आपने शामिल की है। ओके, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं होती, तो हमें अलग से इंटरेस्ट की अमाउंट उसके अंदर डालनी पड़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली आप वेंडर जो है उसको चार्ज कर ही रहा है, बस हमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, बस इतना ही है। अगर इंटरेस्ट नहीं शामिल है इंस्टॉलमेंट में तो क्या होगा, जितनी आपकी डाउन पेमेंट आपने की है प्लस आप जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो वो आपके कैश प्राइस के इक्वल होंगी। ठीक है, तो पिछले ही इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका हायर परचेज प्राइस 1,10,000 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आप 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 10 महीने के लिए, तो आप ध्यान से देखोगे 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट 10 महीने में जाके 1 लाख बनेगा, और 1 लाख कैश प्राइस है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट शामिल नहीं किया है। अगर वो 11-11 हज़ार की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है 10 महीने बाद वो 1,10,000 हो जाएगा, यानी 1,10,000 कैश प्राइस जो कि 1 लाख है इससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट पहले से ही शामिल है, तो हमें दोबारा से उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल जब हम निकालेंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी। अब लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं, जो कि है वैल्यू के बारे में, गुड्स की वैल्यू। दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, एक तो है कंसिडरेबल गुड्स की वैल्यू, दूसरी है स्मॉल वैल्यू। तो कंसिडरेबल वैल्यू होती है जो आपके थोड़े से महंगे जो गुड्स या एसेट्स वगैरह होती है, जैसे कार हो गई, मशीनरी हो गई, ओके, ट्रक हो गया, इस तरीके की जो थोड़ा महंगी जो चीज़ें हैं, महंगे जो गुड्स हैं, उनकी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू कंसिडरेबल है। नाउ स्मॉल वैल्यू होते हैं छोटी वैल्यू के, जैसे कुछ भी रेडियो हो गया, साइकिल हो गई, ओके, इसके अलावा कुछ भी कंप्यूटर हो गया, जिनकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो उसको बोलेंगे स्मॉल वैल्यू। नाउ गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू और गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, इन दोनों की आपको जो आप प्राइस निकालते हो उसको निकालने का तरीका जो है वो अलग अलग है। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर अब हम यही देखने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में तो हम वैल्यू तक ही देखेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ अकाउंटिंग की, जो हमारी एक्चुअल हायर परचेज सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी वो वहाँ से करेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे, कंसिडरेबल वैल्यू के गुड्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं उसके मेथड्स देखेंगे आप। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन वो भी देखेंगे। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम सभी प्रैक्टिकल को कवर करते हुए चलेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।